वेरी वेरी गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या हाल चाल आयुषी, सौरभ, पूजा, सभी को गुड मॉर्निंग। तो नया टॉपिक, नई क्लास, नया बैच, कॉस्ट ऑडिट के बारे में आज बातचीत करेंगे। इस इंट्रोडक्शन क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो भाई लोगों, इस इंट्रोडक्शन क्लास में आपको 5-6 बातें मैं बताने वाला हूं। क्या क्या बातें बताने वाला हूं? एग्जाम पैटर्न जो भी चेंज हो गया है एक तो, क्योंकि इससे पहले जो मैंने क्लासेस मेरी कॉस्ट ऑडिट की जो क्लासेस थी, रिकॉर्डेड क्लासेस जो थी, वो अब उसमें थोड़ा सा अल्टरेशन मुझे करना है। तो ये बिल्कुल फ्रेश बैच है, लाइव बैच है मेरा ये वाला। तो जनाब सबसे पहले देखो भाई, अभी तक जो है ना जनाब, 1-2 ऑनलाइन एग्जाम हो चुके हैं सीएमए के। एक तो अभी अभी हुए हैं अपने, ये हुए हैं अपने दिसंबर 2021 वाले एग्ज़ाम अभी भी फिनिश हुए हैं। इससे पहले दिसंबर 2020 में हुए थे, जून वाला तो हुआ नहीं था। अभी बार 2 बार एग्ज़ाम हुए तो 2 नए नए पैटर्न थे। अब की बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि मसला ऑनलाइन ही रहने वाला है। जो पहला क्वेश्चन है वो 20 नंबर एमसीक्यू, 20 नंबर वो। तो आज मेरे साथ थोड़ी सी बातें, 1 पेज आप लिखेंगे मेरे साथ कॉपी में, बाकी मैं प्रिंटेड नोट्स दूंगा आपको। इसके कॉस्ट ऑडिट को ज़्यादा तंग नहीं करेंगे अपन इसको। तो 2 एग्जाम आ चुके हैं बच्चों। 2 एग्जाम में बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है कॉस्ट ऑडिट, पेपर नंबर 19 आपको पता है। हाँ, ये जो क्लासेस हैं ये जून 2022 एग्जाम के लिए भी अप्लीकेबल रहेंगी और दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए भी अप्लीकेबल रहने वाली हैं। एक बार इस बैच में क्या क्या चीजें कवर होंगी, कितने घंटे का ये बैच है, फटाफट से जान लेते हैं। देखो जनाब, अब की बार बच्चों, एक तो इंस्टीट्यूट ने ना पीडीएफ जो पहले मॉड्यूल आता था उसको थोड़ा बदल दिया है। उसमें काट छांट कर दी हैं, कुछ चैप्टर है उसके पेज काट दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दिए हैं। तो टोटल अपने को 15 चैप्टर इसके अंदर पढ़ने हैं इस बैच के अंदर। और मैं आपको बता दूं, इसका जो रहेगा वो 50-50 रेशियो रहेगा। प्रैक्टिकल थ्योरी 50-50 का रेशियो है। हालांकि ये मैं इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, ये पास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जो अभी एग्जाम हुए थे उसमें 50-55 नंबर का थ्योरी, 50-55 नंबर के आसपास में प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से चलेंगे इसके अंदर। टोटल बच्चों जो क्लास, जो आवर्स होंगे ना कॉस्ट ऑडिट बच्चों, वो 40 से 45 घंटे की टोटल क्लासेस होंगी। 1-1 घंटे की क्लासेस है, 40 से 45 घंटे की आपको क्लासेस इसके अंदर करनी होंगी। कंटेंट अपन क्या क्या पढ़ेंगे? कंटेंट में बच्चों एक तो मॉड्यूल जो मैंने खोल के रख रखा है, ये मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए। ये क्लास अगर आप मेरी कर रहे हैं ना, तो ये मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए। सभी के पास है क्या भाई मॉड्यूल? पुराने नए बच्चे भाई जवानों, सभी के पास है मॉड्यूल? ओके, यस, मॉड्यूल होना चाहिए भाई सभी के पास में। इसमें से क्वेश्चन आंसर करेंगे, मॉड्यूल होना चाहिए। दूसरे मेरे छोटे से नोट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं पहले से लिख के रख रखे हैं। ये मेरे नोट्स हैं, ये नोट्स आपके पास होने चाहिए, ऐसे वाले। ये नोट्स है जनाब, ऐसे वाले नोट्स हैं ये अपने, ये नोट्स होने चाहिए। इसमें भी मैं कुछ मार्क करवाऊंगा, बाकी मैंने सारा मसला इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये नोट्स आपके साथ में प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। इसमें कुछ मैं मार्क करवाऊंगा बीच बीच में कि ये वाला एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। और खासकर एमसीक्यू क्वेश्चन में लिखाऊंगा, इस लाइन में से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, इसमें से ये एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। तो ये आपके पास में होना चाहिए, ये वाला पूरा। लगभग इसमें 100 पेज के आसपास है, ये 109 पेज के आसपास है ये पेज। ये आपके पास में सभी के पास में होना चाहिए। नहीं है तो आप कलेक्ट कर लेंगे ये। ठीक है, ये वाला पेपर, ये पूरे नोट्स अपने होने चाहिए आपके पास में। ओके सर, अब वापस एक बार मॉड्यूल पे आ जाते हैं। इस लेक्चर्स में जो अपना जो बैच है, इसमें क्या क्या कन्वर्ट, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जिसको अपन स्कैनर बोलते हैं, ये अपन इसके अंदर कवर रखेंगे। और एमसीक्यू में साथ साथ में आपको नोट करवाता रहूंगा। ये 3 कंटेंट अपने को इसके अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम मोड क्या रहेगा सर आपका? देखो भाई, दिसंबर वाला का तो अभी पता ही है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ ही है। जहां तक मेरे को लगता है जून 2022, ये आजकल भसड़ तो चली हुई है एक प्रोटेस्ट वगैरह की। अब देखो इसमें क्या होता है, लेकिन अगर ऑनलाइन चीजें सुधर जाए, इंस्टीट्यूट थोड़ा सा चीज़ों को रेक्टिफाई कर ले, तो मेरे हिसाब से फ्यूचर है ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन होने में कोई दो राय नहीं है। बाकी अपन तो डिसीजन लेने वाले हैं नहीं, जैसा एग्जाम होगा वैसा अपन एग्जाम दे देंगे, बात खत्म है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बात सर, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? अभी तक जो पैटर्न है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। आगे पैटर्न क्या रहेगा वो अपने को नहीं पता है, इंस्टीट्यूट चेंज भी कर सकता है,
कुछ भी करे लेकिन कंटेंट तो यही रहेगा, और कंटेंट यही रहेगा तो मेरे हिसाब से अपने को पढ़ना भी यही चाहिए। तो जनाब ये अपना अब तक का जो है टिल नाउ अभी तक का पेपर पैटर्न बोलता है क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर के अंदर फाइनल में। पहले 2 क्वेश्चन में तो 20-20 नंबर के एमसीक्यू हैं, ट्रू फॉल्स फिलअप 40 नंबर का पोर्शन तो ये है, और बाकी ये 3 से लेके 8 क्वेश्चन तक इसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं 10 नंबर के, 40 नंबर ये हैं, और इन दोनों में से जो 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने हैं, 20 नंबर के हो गए, 40-40 80 और 20 100 नंबर का आपका पेपर कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। ठीक है भाई। अब देखो भाई इस कॉस्ट ऑडिट के अंदर है ना एक छोटी सी चीज में और आपको एक बढ़िया चीज बताने वाला हूं। कोई ऐसा बच्चा है क्या यहाँ पे जो सिर्फ कॉस्ट ऑडिट पढ़ के सीएमए बन जाएगा? नहीं सर, पेपर तो 8 पास करने होंगे, करने पड़ेंगे ना 8 पेपर पास। तो भाई क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ यही पढ़ो, मैं कहूंगा कि देखो ये आपका लगभग 50 घंटे के अंदर अंदर 100 नंबर का काम कर देगा ये। बाकी सब्जेक्ट बच गए, CFR बड़ा सब्जेक्ट है, SFM बड़ा सब्जेक्ट है, DT बड़ा सब्जेक्ट है, ये बड़े सब्जेक्ट है बच्चों, ये भी 100 नंबर के ही है। लेकिन ये अपने वाले भी जो अपने ध्रुव कोचिंग के लेक्चर हैं उसमें तो ये सारे अपन ने 120 से 150 घंटे में समेटे हुए हैं। बाकी बाहर आप देखेंगे तो काफ़ी टीचर इसको 250 घंटे में पढ़ाते हैं, कोई टीचर 300 घंटे में पढ़ाते हैं, लेकिन अपना लगभग 150 के से बड़ा कोई कोर्स होता नहीं है अपने यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है बच्चों 100 नंबर का ये है, 100 नंबर का ये है, ये जल्दी तैयार हो जाएगा और 100 नंबर ही दिलाएगा। तो इस पर भी टाइम डिवोट करना है और आपको खुद की एक प्लानिंग करनी है कि जो भारी सब्जेक्ट है इनका कंटेंट 100% पढ़े बिना भी आप दूसरा कंटेंट ज्यादा पढ़ लेंगे तो भी आपका पासिंग परसेंटेज का क्वालिफाई हो जाएगा। तो वो प्लानिंग आपको करनी है, उसके बारे में तो चलो बातचीत चलती रहेगी, प्लानिंग कैसे करें, कौन से वाले सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़े कौन से को कम पढ़े, वो तो इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है बच्चे के। लेकिन अभी अपने को इंट्रोडक्शन क्लास में बच्चों ये बातें अपने को जान लेनी है, यहाँ तक ये नए वाले बैच में ये चीजें होने वाली है। ठीक है, ये अपना लाइव बैच रहेगा यहाँ पे। अब ये बच्चों मॉड्यूल है, मॉड्यूल में बहुत सारे चैप्टर्स आपको दे रखे हैं और एक ये वेटेज दे रखा है यहाँ पे। इस वेटेज को भाई फॉलो करें कि नहीं करें, अभी इंस्टीट्यूट ने जो एग्जाम दिया था उसमें तो इसकी थोड़ी सी मिसमैच हो गया है, जो एस्टिमेट है ऊपर नीचे हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये मानना है 50 थ्योरी 50 प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी के अंदर कुछ नए चैप्टर्स जोड़ दिए गए हैं, ये अपना मॉड्यूल है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको। स्टडी नोट नंबर 1 है, एक बार पूरा का पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर आपके पास में मॉड्यूल साथ में होना तो लिख लेना मेरे साथ, छोटी छोटी बातें इसी के अंदर लिख लेना। फिर मैं एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके बाद अपन एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नाम टॉपिक से पढ़ेंगे। देखो बच्चों बेसिक ऑफ कॉस्ट ऑडिट में अगर आपके पास में मॉड्यूल है तो इस पे लिख लेना भाई, ये सिर्फ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है अपने को, सिर्फ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इसके अंदर ये बताया गया है कि कॉस्ट ऑडिट की हिस्ट्री क्या है। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो ये बातें कॉपी में ही लिख लेना, मतलब कॉपी में मतलब ये मॉड्यूल के अंदर ही लिख लेना। कॉस्ट ऑडिट की हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि कॉस्ट ऑडिट शुरू कैसे हुई, CMA इंस्टीट्यूट कैसे बना, इसके बारे में स्टडी नोट नंबर 1 में बताया गया है। ठीक है, ये ज्यादा कोई पढ़ने के लायक नहीं है, इसमें से एक ही क्वेश्चन आता था कि 1965 के आसपास में हमारा कॉस्ट ऑडिट को लीगलाइज करने के प्रावधान स्टार्ट कर दिए गए थे। ठीक है, ओके जनाब। दूसरे में हमको पढ़ना है बच्चों, स्टडी नोट नंबर 2 में अपने को क्या पढ़ना है कि कॉस्ट ऑडिट जो है क्या वो सभी कंपनी को करवानी है या कुछ ही कंपनी को करवानी है। आप पार्ले जी के बिस्किट खाते हैं भाई, क्या पार्ले जी कंपनी कॉस्ट ऑडिट करवाती है? आप फोन यूज करते हैं तो क्या कंपनियां फोन जो बनाती हैं, लैपटॉप बनाती हैं, पेन बनाती हैं, शर्ट बनाती हैं, टी-शर्ट बनाती हैं, ऐसी कौन सी कंपनी जिनको कॉस्ट ऑडिट करवानी जरूरी है? एक छोटी सी बात पूछूंगा आपसे मैं, एक छोटी सी बात ये बताओ बच्चों, आपने अखबार में या पब्लिक मैगजीन में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे होंगे आपने, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट देखते हो कि नहीं देखते हो? कंपनीज अपना पब्लिश करती हैं शेयर होल्डर को दिखाने के लिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी कंपनी जारी करती है शेयर होल्डर के लिए। वैसे ही बच्चों क्या आप कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट भी देखते हो क्या किसी की? कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट देखते हो? नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? कौन बच्चा बताएगा? ट्रेडिंग P&L फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंपनियां पब्लिक करती हैं ऑडिट होने के बाद, लेकिन कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं करी जाती है? क्या ख्याल है? कोई बताना चाहेगा आप में से? लंका लूट जाएगी भाई। आपके घर पे कितना सोना पड़ा है, क्या आप पड़ोसियों को बताएंगे?
नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं करेंगे, कॉस्ट को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। प्रॉफिट तो डिस्क्लोज करते हैं कंपनियां, कंपनी अपना प्रॉफिट तो डिस्क्लोज करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन कॉस्टिंग जो की जाती है ना बच्चों, कॉस्टिंग वो प्रोडक्ट वाइज की जाती है। पार्ले जी कंपनी कभी ये नहीं बताएगी कि आपको एक पार्ले जी बिस्किट में कितना प्रॉफिट होता है, वो उसकी इंटरनल कैलकुलेशंस हैं, वो कभी पब्लिक में डोमेन में नहीं आएंगी। हाँ, पार्ले जी कंपनी ये बता देगी कि इस साल का टर्नओवर ये है और इस साल का प्रॉफिट ये है, लेकिन कंपनी आपको पार्ले जी बिस्किट के ऊपर 5 रुपए लिखा मिलता है ना प्राइस, उसमें कंपनी ये नहीं बताती कि 4 रुपया कॉस्ट है, 1 रुपया प्रॉफिट है, ऐसे नहीं बताती कंपनी। तो यहां पे बड़ा कॉन्फिडेंशियल डेटा है कॉस्ट ऑडिट वाला, तो इसलिए यहां पे अपन कॉस्ट ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल ऑडिट जो इनकम टैक्स की ऑडिट होती है अपनी, जो टैक्स ऑडिट होती है, वो तो पब्लिक करते ही करते हैं लोग अपने दिखाने के लिए कि भैया ट्रस्ट बना रहे, लेकिन कॉस्ट ऑडिट को कभी भी ऐसा पब्लिक नहीं करेंगे, ये इंटरनल कैलकुलेशंस होंगी। इंटरनल कैलकुलेशंस के बारे में बच्चों जानेंगे इस रूल में। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, इंस्टीट्यूट अपने जो ICMA इंस्टीट्यूट की मदद से ही बने थे ये रूल। तो ये जो रूल है कंपनी एक्ट 2013 में, इसके बारे में इसको अपन पढ़ेंगे CRA रूल्स। इसके अंदर से आपका देखो कि क्या क्या पोर्शन आएगा। एक तो बच्चों इसके अंदर से MCQ क्वेश्चन आएंगे, आपके MCQ के हिसाब से तैयारी करनी है, प्लस इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब आपको डेटा दिया जाएगा, पूछेगा बताइए कॉस्ट ऑडिट करवानी है कि नहीं करवानी है, करवानी है तो कैसे करवानी है, और साथ में कुछ फाइन पेनल्टी वगैरह है, तो मतलब कुछ थ्योरी भी आएगी यहाँ पे। तो कोप इस मॉड्यूल में ही लिख लेना, यहाँ इस पोर्शन से अपने को MCQ पढ़ना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आंसर करने हैं, और कुछ थ्योरी भी अपने को यहाँ पे पढ़ के चलनी है, थ्योरी। ठीक है। स्टडी नोट नंबर 3 बच्चों सिर्फ थ्योरी है और एक ही पेज का है ये, कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंट। अच्छा एक बात बताओ, सभी बच्चे जो अपना इंटरमीडिएट पास करके आए ना, सभी बच्चे वहां पे भी आप एक ऑडिट पढ़ के आए हो, 50 नंबर का पोर्शन, पेपर नंबर 12 में, याद है क्या तुमको? कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, ऑडिट पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हैं? जी हाँ सर, वही बच्चों, वही ऑडिट, यहां पे थोड़ी थोड़ी उसी का रेफरेंस लेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रिपेयर करें, एक ही पेज का है, इसमें टोटली थ्योरी है, ये पोर्शन टोटली थ्योरी रहने वाला है, कोई प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है ना। इसके अंदर से ज़्यादा MCQ भी नहीं आते, वैसे क्वेश्चन भी नहीं आते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है। प्रोफेशनल एथिक्स स्टडी नोट नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे? देखो भाई लोगों, स्टडी नोट नंबर 4 में अपन जो पढ़ेंगे ना, एक बात बताओ, CMA बनने के बाद आप चोरी करते पकड़े जाओ तो बताओ उसमें सिर्फ आपकी बेइज्जती है या CMA इंस्टीट्यूट की भी बेइज्जती है, CMA डिग्री की भी बेइज्जती है? बताओ बच्चों बताओ, CMA करने के बाद आप चोरी करते हुए पकड़े जाओ, अगर CMA की इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं आप, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी खुद की तो इज्जत है ही है, उसमें इज्जत क्या सर बेइज्जती है क्या? CMA जो प्रोफेशन है उसकी डिग्निटी भी हर्ट होती है कि नहीं होती? होती है क्या? तो इसमें ये जानेंगे, इस चैप्टर में, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, इसमें ये जानेंगे CMA बनने के बाद क्या क्या नैतिक जिम्मेवारी आपके ऊपर आ जाएंगी, वो नैतिक जिम्मेवारी अपन जानेंगे। चोरी नहीं कर सकते। इवन CMA जो लोग जॉब में है बच्चों, जॉब में है, देखो मेरे मन में एक विचार आया, मैं जॉब में हूं, मेरा 1 लाख रुपए का सैलरी है पर मंथ, मैंने क्या किया, मेरी जगह मैं दूसरे को जॉब पे भेजने लग गया। मैं कहा ले भाई तू मेरे से 40,000 रुपए ले लिया कर, मेरी जगह काम करने चला जाया कर। ऐसा काम आप CMA मेंबर या CMA बनने के बाद आप नहीं कर सकते। आप चोरी नहीं कर सकते। आप अगर CMA प्रैक्टिस में हो तो CMA प्रैक्टिस में हो तो आप क्लाइंट का पैसा नहीं खा सकते हैं, आप क्लाइंट के पैसे को किसी और पर्पज में यूज नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों के रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाला चैप्टर अपन पढ़ेंगे। और अगर आप ये करते पाए गए तो सजा का प्रावधान भी है, आपकी डिग्री छीनी जा सकती है। वो किन किन कारणों से छीनी जा सकती है उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑडिट के बारे में, प्रोफेशनल एथिक्स। अच्छा एक बात बताओ, जैसे डॉक्टर्स के भी एथिक्स होते हैं क्या, कि पैसा ना होने के अवज में आप इलाज से मना नहीं कर सकते, ये उनका प्रोफेशनल एथिक्स है, क्या वो फॉलो करते हैं? बोलो हाँ कि ना। कुछ डॉक्टर तो फॉलो करते हैं, कुछ डॉक्टर फॉलो नहीं भी करते हैं, बिकॉज नाउअडेज एवरीथिंग इज बिजनेस। बोलो हाँ कि ना। तो भाई ये जो थ्योरेटिकल बातें हैं उसमें जैसे डॉक्टर के ऊपर थ्योरेटिकल अप्लाई होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करते नहीं है। हाँ, CMA बनने के बाद आप कमीशन के ऊपर क्लाइंट अरेंज नहीं कर सकते हैं आप,
कमीशन खिला खिला के दूसरों के क्लाइंट हड़प लिए, ऐसे काम नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल जीवन में होता है, होता है। ठीक है, तो यहां पे अपन पढ़ेंगे जवानों कि सीएमए बनने के बाद क्या क्या नैतिक जिम्मेवारियां जो अपने को निभानी पड़ेंगी। आप एक चोर, डाकू, लुच्चे आदमी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं सीएमए बनने के बाद, ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो अपन इस चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, इस चैप्टर में यही बातें पढ़ेंगे सीएमए बनने के बाद अपन क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे दुनिया बोले अच्छा ये होते हैं सीएमए। इवन यहां पे ये सिखाया जाएगा कि कोई भी देखे तो उसका बोला अच्छा ये होते हैं सीएमए। दोनों ये होते हैं सीएमए में फर्क है। अच्छा ये होते हैं सीएमए, अच्छा ये होते हैं सीएमए, दोनों बातों में फर्क है। तो यहां पे हर एक काम करना जिससे प्रोफेशनल की वैल्यू बढ़े, ये काम हमको करना है, ये अपने को सिखाएगा यहां पे भाई। स्टडी नोट नंबर 5 में बच्चों, 5 में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। अच्छा मैं इसमें बताना भूल गया, प्रोफेशनल एथिक्स में बच्चों सिर्फ थ्योरी आएगी, ये सिर्फ थ्योरी वाला है, याद रखने पड़ेंगे। इसमें कुछ नियम कानून कायदे हैं, ये थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। स्टडी नोट नंबर 5 है बच्चों GACAP। अच्छा इंटर के अंदर जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं और जो बच्चे बाहर से भी पढ़े हुए हैं, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटर में आते थे क्या? CAS 24 नाम थे, उस पर शॉर्ट नोट लिखना आता था, फाउंडेशन में भी थे ये कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बोलो हाँ कि ना। उसी का डिटेल वर्जन पढ़ेंगे यहाँ पे, एक एक करके 24 कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। लेकिन ये कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने कैसे, इनका बैकग्राउंड है ना वो इस चैप्टर में है, उसका नाम है GACAP, जनरली एक्सेप्टेड कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये बताया गया कि ये कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने से पहले, जैसे एक गैप नाम सुना है आपने, GAAP गैप नाम सुना हो कभी आपने? गैप को पढ़ के AS बने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। तो यहां पे अपन GACAP पढ़ेंगे और CAS कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोस्टिंग के लिए हिसाब से पढ़ेंगे। ओके ये बात अपन यहां पे पढ़ेंगे। इसमें तो ये GACAP वाला है ना, इसमें तो टोटली थ्योरी है बच्चों। ये GACAP वाला पोर्शन जो है ये तो टोटली थ्योरी है और इसमें MCQ ही बनेगा, MCQ ही बनेगा और ये टोटली थ्योरी है, लिख लेना इसके ऊपर थ्योरी, MCQ एंड थ्योरी। ठीक है, स्टडी नोट नंबर 5। अब चलते हैं बच्चों स्टडी नोट नंबर 6, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये भी पूरा थ्योरी है, इसमें टोटल 4 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, 4 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे और टोटली थ्योरी है। 2-3 पैराग्राफ अपने को इसमें याद रखने और कुछ भी नहीं करना, इसमें 4 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट करने के लिए, ऑडिट करने से पहले क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए वो इसके बारे में है। ठीक है, और इसी के अंदर एक बार 5 में एक बात और बताना भूल गया, ये तो थ्योरी है और इसके अंदर ये 5.3 वाला है ना CAS जो CAS है ये प्रैक्टिकल पोर्शन, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों। 5.3 में बच्चों प्रैक्टिकल भी आएगा प्लस थ्योरी भी है, दोनों पोर्शन इसके अंदर आएंगे। थ्योरी रहेगी लगभग 70% और प्रैक्टिकल रहेगा 30%। जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपन पढ़ेंगे उसमें 30% प्रैक्टिकल है, 70% थ्योरी है अपनी। ओके 5-6 वाला बता दिया। 7 वाला बच्चों कोस्ट ऑडिट प्रोग्राम। कोस्ट ऑडिट करने के लिए आप कैसे पता करेंगे कि रॉ मटेरियल है क्या वो सही तरीके का कैलकुलेट किया गया है। जैसे पार्ले जी कंपनी है या मारुति सुजुकी कंपनी है, ये अपनी कोस्ट ऑडिट की रिपोर्ट बनवाते होंगे, तो जितना मटेरियल कंज्यूम किया उस मटेरियल कंज्यूम की ऑडिट अगर करनी हो तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। प्रोडक्ट वाइज ऑडिट होगी और क्या क्या की फैक्टर्स रहे आपके, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, मतलब हर खर्चे का, जितने भी खर्चे होते हैं ना, देखो जितने भी खर्चे होते हैं ना उसकी इंडिविजुअल ऑडिट, कि वो खर्चे में कोई बोगस खर्चा तो नहीं जोड़ रखा है, क्या तरीके से ऑडिट की गई है कि नहीं, डेटा तरीके से, कॉस्ट अलोकेशन, कॉस्ट अब्जॉर्प्शन ये तरीके से किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। ठीक है ना, अंडर अब्जॉर्प्शन, ओवर अब्जॉर्प्शन, वो सारी डिटेल की जानकारी इस ऑडिट रिपोर्ट में तैयार की जाएगी। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये थ्योरी है। स्टडी नोट नंबर 7 पूरा का पूरा थ्योरी रहने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर से एक शॉर्ट नोट लिखना आता है थ्योरेटिकल में, कि शॉर्ट नोट लिखिए कि स्टोर एंड स्पेयर्स की कॉस्ट की ऑडिट कैसे करें, बताइए इंश्योरेंस कॉस्ट की ऑडिट कैसे करें, बताइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे करें। तो आपको वो पैराग्राफ आपको लिखना होगा, इसमें और कोई गुणा भाग आपको नहीं लगाने की जरूरत है। स्टडी नोट नंबर 7, टोटल 15 तक स्टडी नोट चलेंगे अपने।
स्टडी नोट नंबर 8 में बच्चों देखो भाई, आजकल है ना, आपको पता है क्या, सारा मसला ऑनलाइन हो रखा है। तो कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट भी ना वो ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ती है। जैसे इनकम टैक्स की ऑडिट भी ऑनलाइन होती है ना सबमिट, वैसे ही कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो बनती है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब अपन सबमिट करते हैं, कंपनी वाले जब सबमिट करेंगे, तो वो कैसे सबमिट करेंगे उसके बारे में है। उसको प्रिपेयर करना और उसको फाइल करना, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को कैसे, क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब, एडवर्स रिपोर्ट का मतलब, और एक यहाँ XBRL टैक्सोनॉमी का एक शॉर्ट नोट लिखना आता है, और स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनेगी कैसे, रिपोर्ट बनानी सिखाएंगे। क्योंकि कल आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे तो इंस्टीट्यूट ये मानता है कि आज बाई चांस अगर आप जॉब में नहीं गए, आप प्रैक्टिस में चले गए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट बनती कैसे है, बनती कैसे है। ठीक है, तो ये बात अपन स्टडी नोट नंबर 8 में सीखेंगे। हालांकि थ्योरी है, थ्योरी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिए गए हैं, यहाँ पे ना टैक्सोनॉमी फाइलिंग के स्क्रीनशॉट दिए गए हैं कि कंप्यूटर में किसके बाद क्या पेज खुलेगा। वो एग्जाम में तो नहीं आते, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में यूज होता है। तो यहाँ पे क्योंकि अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, तो मैं आपको एक बार बता के तो जरूर चलूंगा, फिर आपको ये बता के चलूंगा कि इसमें से टैक्सोनॉमी का शॉर्ट नोट लिखना आता है, बस आपको वो पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, स्टडी नोट नंबर 8 में बच्चों ये अपने को चीजें पढ़ के चलनी है। ओके, स्टडी नोट नंबर 9, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इश्यू अंडर कॉस्ट ऑडिट। टोटली बच्चों थ्योरी, टोटली एंड टोटली थ्योरी है। स्टडी नोट नंबर थ्योरी है, इसमें से बच्चों एक तो MCQ आएगा और प्लस एक शॉर्ट नोट लिखने आएंगे। 2 पोर्शन के हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी है। कुछ MCQ आएंगे और कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने आएंगे आपके। इसके अंदर जनरली ये चीज़ें हैं कि आप जो कॉस्टिंग में जो चीज़ें यूज करते हो, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, आप एफिशिएंसी की ऑडिट कैसे करें, और उसके अलावा प्रोडक्टिविटी की ऑडिट कैसे करें, यूटिलिटी की एनालिसिस कैसे करें, इसके बारे में शॉर्ट नोट बता रखे हैं, आपको ये पढ़ना है। इसके अंदर से 7-8 नंबर का लगभग थ्योरेटिकल क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आता ही आता है। टोटली थ्योरी है 9 के बाद। 9 में बच्चों आता है फिर 10 नंबर, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। ये भी टोटली थ्योरी है, ये भी टोटली थ्योरी रहने वाला है, थ्योरी रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर से भी MCQ आता है। ज्यादातर बड़े क्वेश्चन इसमें थोड़े से कम बनते हैं, छोटे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा बनेंगे। मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शन, कि भैया कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट क्या होती है, ये एक क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट नोट लिखने आएगा। बताइए कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट क्या होती है, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट क्या होती है, कंज्यूमर सर्विस ऑडिट क्या होती है, पोल्यूशन कंट्रोल की ऑडिट कैसे होती है, एनर्जी ऑडिट, मतलब इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखना आएगा। बताइए ये वाली ऑडिट कैसे होती है। सिंपल, आपको जैसा हमारे सजेस्टेड आंसर में दिया गया है वैसा का वैसा अपने को इसके अंदर लिखना है। तो टोटली थ्योरी, इसके आगे भी लिख लेंगे सभी लोग, थ्योरी बच्चों, टोटली थ्योरी रहने वाला है। हाँ, इवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, पहले ये अलग चैप्टर नहीं होता था, अब ये नया चैप्टर जोड़ा गया है। पहले ये मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर ही पढ़ा दिया जाता था, एक छोटा सा नोट, लेकिन अब इसका एक चैप्टर बना के दे दिया गया है कि मैनेजरियल फंक्शन का चेक करने के लिए और कॉर्पोरेट डिवीजन को चेक करने के लिए टोटली थ्योरी है बच्चों। ये एक नया अमेंडमेंट बोल के ऐड कर दिया गया है, इसके अंदर अमेंडमेंट हो गया, ये नए चैप्टर आ गए हैं कुछ। कॉर्पोरेट इमेज पहले भी आता था कॉर्पोरेट इमेज, लेकिन एक छोटा क्वेश्चन आता था, अब थोड़ा सा चैप्टर अलग जोड़ दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। टोटली थ्योरी है बच्चों, टोटली थ्योरी, टोटली थ्योरी है। और सीधा क्वेश्चन आता है इसमें से, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक के बारे में। 14 नंबर पे है बच्चों सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, सर्विस सेक्टर की ऑडिट कैसे करेंगे, हॉस्पिटल की ऑडिट कैसे करेंगे, होटल की ऑडिट कैसे करेंगे। पहले मैं बताऊं आपको, पुराने सिलेबस में ये वाला पोर्शन है ना, ये इंटर में होता था, और मेरे हिसाब से अभी भी है क्या, अगर आप पढ़ के आए हैं CMA इंटर में ऑडिट में, बताओ हॉस्पिटल की ऑडिट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, NGO की ऑडिट, आपको याद है थोड़ा सा? क्या इंटर में आपने इस बारे में पढ़ा है क्या? जरूर पढ़ा होगा। अभी भी पेपर नंबर 12 में ये ऑडिट के पोर्शन में थोड़ा सा इसका रेफरेंस आता है, तो वही कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया है यहाँ पे, ये इंटर वाला ही है और टोटली थ्योरी है। शॉर्ट नोट डायरेक्टली लिखना आएगा इसके ऊपर, होटल की ऑडिट कैसे करते हैं, सबकी ऑडिट कैसे कैसे करते हैं, सारी बातें इसके अंदर लिखनी आएगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें से नहीं है। 15 नंबर बच्चों टोटली एंड टोटली प्रैक्टिकल, केस स्टडी बोलेंगे इस पर, इसको इसका आगे लिख लेना बच्चों, केस स्टडी। केस स्टडी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे इसके, पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो ये 15 चैप्टर अपने को इस कॉस्ट ऑडिट के प्रोग्राम में पढ़ने हैं बच्चों। पढ़ाने का तरीका जो रहेगा,
पढ़ाने का तरीका ये होगा कि पहले तो मेरे नोट्स हैं, चैप्टर को मैं उसमें से पढ़ाऊंगा आपको। जैसे अभी अपन जो स्टार्ट करेंगे ना, वो GACAP वाला स्टडी नोट स्टार्ट करेंगे, जो 15 के 15 होने के बाद जैसे अभी जो स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वो स्टार्ट करेंगे अपन। स्टडी नोट थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, स्टडी नोट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे बच्चों। स्टडी नोट नंबर 5 आपको क्या करना है, एक आपको नोटबुक लगानी है अलग से, जिसमें मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। नोटबुक लगानी है अलग से, और ज्यादा मोटी लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा मोटी नहीं। इस नोटबुक में बच्चों कम से कम भी ना लगभग 50 to 60 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अपन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे 50 से 60 के आसपास, ठीक है। और कुछ अपन उस प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होगा ना, उसके जो कॉन्सेप्ट होंगे, केस स्टडी टाइप, वो कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो एक छोटी सी मतलब मोटी सी कॉपी लगा लेना, ज्यादा मोटी नहीं, मतलब मीडियम साइज की एक कॉपी लगा लेना। उस कॉपी में आपको एक नोटबुक लिखनी है। आपके पास में मॉड्यूल जो अपना पेपर नंबर 19 वाला है, ये आपके पास में होना चाहिए, मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए, और जो मेरे नोट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए। बस ये 3 चीजों के ऊपर अपनी पूरी कोर्स स्टडी चलेगी, पूरा प्रोग्राम चलेगा अपना। तो यहां तक बातें समझ में आ गई हैं। 15 चैप्टर हैं बच्चों, छोटा सा सिलेबस है, 50-50 का रेशियो है। MCQ के ऊपर बहुत फोकस करना है, कुछ टेक्निकल MCQ होंगे, वो भी मैं प्रैक्टिस करा के आपको यहाँ पे चलने वाला हूँ। ये फ्रेश बैच है बिल्कुल, है ना। पिछले वाले बैच से कई सारी चीजें अमेंड कर दी गई है मैंने इसके अंदर से, क्योंकि मॉड्यूल भी नया आ गया है, तो मॉड्यूल भी मैंने नया यूज कर लिया है। ओके जवानों, सो अब स्टार्ट कर सकते हैं एक चैप्टर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं एक चैप्टर का, स्टडी नोट नंबर 5 का। रेडी हैं सब लोग? समझ में आ गई यहां तक बातें? यस सर, यस सर। अच्छा पूजा मैडम भी आई हैं क्या? ओके जी, ओके ओके ओके। चलो जनाब, तो आ जाइए स्टार्ट कर लेते हैं GACAP चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। टन टन, खुल जा सिम सिम। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बच्चों, अगर आपके पास नोट्स हैं मेरे, नहीं है तो कलेक्ट कर लेना भाई लोगों, ठीक है। ये वाले नोट्स आपके पास में होने चाहिए। जस्ट एक मिनट। सबसे पहले अगर आपके पास में, कुछ बच्चों के पास तो होंगे, एक दो जो पुराने वाले बच्चे, इसके ऊपर डाल लीजिए भाई स्टडी नोट नंबर 5। मैं साथ साथ इसी में नोटिंग कराऊंगा मैं आपको, थोड़ी नोटिंग। स्टडी नोट नंबर 5 GACAP एंड CAS, ये चैप्टर का नाम है स्टडी नोट नंबर 5, GACAP एंड CAS। चलो जनाब शुरू करते हैं, कैसे कैसे पढ़ना। देखो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको कि भारत के अंदर ये कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम कैसे आया, लेकिन उससे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे आए। देखो ये बात कुछ ऐसे है कि एक होती है हमारी फाइनेंशियल ऑडिट, जिसके बारे में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बातें की जाती हैं। एक होती है हमारी कॉस्ट ऑडिट, जिसके बारे में हम कॉस्ट अकाउंटिंग में बातें करेंगे आपसे। बात कुछ ऐसी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनी कैसे, उसके लिए एक गैप नाम की एक चीज बनी, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या हुए, वर्ल्ड वाइड के जितने भी वर्ल्ड वाइड के अकाउंटिंग के सिद्धांत थे, उन सिद्धांत के बेस पे बना। या मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाऊं ना, तो आपने एक नाम सुना है क्या, लूका पैसोली? लूका पैसोली ये है 1494 के आसपास। लूका पैसोली का अगर नाम सुना आपने, 1494 के आसपास। कौन थे भाई लूका पैसोली? ये बच्चों एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने अकाउंटिंग की शुरुआत की थी, डेबिट क्रेडिट की शुरुआत की थी। तो पहले क्या होता था आपको पता है कि एक लाल किताब होती थी सबके पास, अभी भी चलती है, छोटे छोटे किराना स्टोर के ऊपर होती है ना, एक छोटी सी लाल किताब होती है, बही बोलते हैं जिसको। बच्चों पुराने जमाने में क्या होता था, उस बही में हिसाब किताब रखा जाता था। जैसे मान लीजिए मैं लाला जी की दुकान हूं, मैं लाला जी हूं भाई, ठीक है ना, मैं सामान बेचता हूं मेरे गांव में,
तो मान लीजिए मेरा एक राम किशन नाम का एक क्लाइंट है, राम किशन नाम का क्लाइंट, तो मैं करता था राम किशन को मान लीजिए 500 रुपये का सामान दिया तो ऐसे लिखता था 500 रुपये का सामान, और सामान में लिस्ट क्या 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 सामान लेके गया, 2 किलो शक्कर ले गया, 1 किलो चीनी ले गया, और उसमें सारी बातें लिख दी जाती थी डेट के साथ में। फिर ऐसे ही करके कोई 600 रुपये का ले गया, दूसरा पार्टनर कोई 800 रुपये का कोई और आदमी ले गया, ऐसे करके एक लिस्ट बनती रहती थी। मेरे को सब बच्चे बताओ, ये लाल किताब को हर आदमी पढ़ सकता है क्या, या जिसने लिखी है वही पढ़ पाएगा इसको? इसके हिसाब किताब को समझना सबके बस की बात है क्या? अगर लाला जी कहीं छुट्टी पे चल गए और बच्चों पीछे जिसका बच्चा पे अगर ये समझना चाहे तो ये बातें क्या उसको समझ में आएंगी? इसकी राइटिंग भी बहुत खराब है, नहीं समझ में आएंगी। मतलब हिसाब किताब है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रखा जाता है, ये समस्या थी। अब इस समस्या का समाधान क्या हुआ? इस समस्या का समाधान ये था कि अकाउंट्स का कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। अब फॉर्मेट कैसे हो? तो जब ये GAAP नहीं थे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब नहीं थे, तो तब हिसाब किताब ऐसे कच्चे पक्के में हर आदमी अपने हिसाब से हिसाब किताब रखता था। मान लीजिए एक आदमी ये है, इसने हिसाब किताब रखा, दूसरी फर्म ये है, ये इसका हिसाब किताब नहीं समझ सकता, ये इसका हिसाब किताब नहीं समझ सकता था, क्योंकि दोनों का प्लेटफॉर्म, दोनों का लिखने की तरीका, दोनों को समझने का तरीका अलग अलग था। तो जरूरत समझी गई कि भैया कुछ ऐसे नियम कानून बनने चाहिए ताकि अकाउंटिंग इजी हो जाए, हिसाब किताब रखने का सिस्टम इजी हो जाए। पहले हांडी सिस्टम भी होता था एक, पुराने जमाने में पढ़ेंगे ना तो आप, जैसे लूका पैसोले के बाद में हमारे गांव में देसी में ब्याज कैलकुलेशन की काफी तरकीबें होती थी। आप मम्मी पापा से पूछना, दादा दादी से, अगर आपके दादा दादी हैं तो उनसे पूछना पुराने जमाने में हिसाब कैसे होता था। तो एक समस्या थी कि एक दूसरे का इंटरचेंजेबल नहीं था। आज आप मेरी बैलेंस शीट अगर मैं आपको दे दूं और आपकी बैलेंस शीट मैं ले लूं, तो क्या आप अपन बैलेंस शीट को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते? बताओ बच्चों, एसेट कितनी, लायबिलिटी कितनी, सारी बातें समझ पाते हैं ना? समझ पाते हैं? ये किसकी देन है? ये अकाउंटिंग की देन है। लेकिन ये बैलेंस शीट बनाई जाएगी कैसे, सबसे पहले कब बनी, ये बताया बच्चों GAAP ने। पूरे वर्ल्ड वाइड में कुछ बेसिक सिद्धांत लिखे गए अकाउंटिंग के कि ये रूल तो सबको फॉलो करने हैं। जैसे कि एक्सपेंस डेबिट होंगे, इनकम क्रेडिट होंगी, एसेट डेबिट होंगी, लायबिलिटी क्रेडिट होंगी, तो सब लोगों के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस निकाले जाएंगे। अब अगर मेरी बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है तो वो आप समझ पाएंगे, आप वाली बैलेंस शीट को मैं भी समझ पाऊंगा। ये देन किसकी है? GAAP की, GAAP की देन है। फिर क्या हुआ? ये तो वर्ल्ड वाइड थे, वर्ल्ड वाइड। फिर भारत सरकार ने अपने नियम कानून, जैसे पहले एक्साइज ड्यूटी होती थी, सर्विस टैक्स होते थे, उसके हिसाब से पहले सोल्ट टैक्स भी लगता था। एक्साइज से पहले नमक बनाने पे टैक्स लगता था, एक्साइज से पहले होते थे, शुरुआती दौर में टैक्स होते थे ये वाली चीजें, सोल्ट टैक्स। फिर एक्साइज बना, फिर एक्साइज के बाद सर्विस बना, सर्विस के बाद GST बना। तो इंडिया ने क्या किया? इन GAAP को पढ़ के अपने कानून, पहले 1956 कंपनी एक्ट था हमारा, 1956 एक्ट के तहत अपनी अकाउंटिंग करी जाती थी। तो अपन ने क्या किया? इनको पढ़ के अपन ने बनाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आप इंटर में पढ़ के आए हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, पढ़ के आए हो क्या? बताओ कि आप क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखते थे? कॉस्ट या NRV, विच एवर इज लोअर, लिखते थे क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वगैरह वगैरह करते थे क्या? IAS 10, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पढ़ते थे क्या? ये बच्चों, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे बने हैं? ये GAAP से बने हैं। इंडिया ने अपने हिसाब से कुछ नियम कानून कायदे बनाए अकाउंटिंग करने के, और ये कहां काम आते हैं बच्चों? ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में, P&L अकाउंट बनाने में और बैलेंस शीट बनाने में काम आते हैं। यस और नो? इसी प्रकार बच्चों, कॉस्टिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट शीट बनाना, टोटल कॉस्ट निकालना। तो एक बात बताओ, जैसे GAAP होता है, क्या कॉस्टिंग के भी वर्ल्ड वाइड सिद्धांत होते हैं क्या? GACAP, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये और नो बताओ जरा। और जनरली एक्सेप्टेड ये वो सिद्धांत है बच्चों। अगर आपने इंटर में थोड़ी सी कॉस्टिंग पढ़ी तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, आप जब कॉस्ट शीट बनाते थे तो कॉस्ट शीट में कस्टमर का जब बिल बनता था तो आप मटेरियल लिखते थे, लेबर लिखते थे, ओवरहेड लिखते थे। क्या आप अबनॉर्मल कॉस्ट लिखते थे? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट कॉस्ट शीट में लिखते थे क्या? यस और नो बताओ फटाफट से। फाइन, पेनल्टी, डैमेज, क्या आप ये कॉस्ट शीट में लिखते थे? इंटरेस्ट का खर्चा क्या कॉस्ट शीट में लिखते थे? नहीं लिखते थे। क्यों नहीं लिखते थे आप? क्योंकि GACAP ने बोला था कि
कुछ बेसिक कॉस्ट होती हैं जो कस्टमर से जायज रूप से वसूली की जा सकती हैं, नॉर्मल कॉस्ट उनको बोलते हैं, वही वाली कॉस्ट आपको कस्टमर से वसूल करनी होती है। इसलिए कॉस्ट शीट में कुछ आइटम नहीं आते थे। तो फिर भारत सरकार ने क्या किया, इन जीएसीएपी को पढ़ के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना लिए खुद के। ये तो वर्ल्ड वाइड है, कॉमन पूरे वर्ल्ड की कॉस्टिंग के सिद्धांत हैं जो हर देश लगभग फॉलो करता है। फिर इंडिया ने इनको पढ़ के अपने कुछ नियम कानून बना लिए, उनका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये बच्चों फाउंडेशन में पढ़े थे अपन ने, इनके नाम पढ़े थे 24 नाम। इंटर में इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना आता था, और अब फाइनल के अंदर बच्चों इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरेटिकल भी है लेकिन प्रैक्टिकल भी आएंगे। 30% प्रैक्टिकल रहेगा, 70% थ्योरी रहेगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आया कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम कॉस्ट शीट ढंग से बना पाए। मटेरियल में कौन कौन सा शामिल करना है खर्चा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 में लिखा हुआ है। लेबर में कौन कौन से खर्चे शामिल करने हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग नंबर 7 में लिखा हुआ है। और ओवरहेड में कौन कौन से लिखने हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो कौन कौन से खर्चे आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, इनके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने कैसे, वो जीएसीएपी से बने। ओके, तो यही बात मैंने अपने यहां पे लिख रखी है। देखो, हमने कहा भाई पहले गैप था, गैप की मदद से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बनाए बच्चों, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आजकल इंड एएस चलने लग गए हैं। सीएमए फाइनल में सीएफआर में पढ़ोगे आप, इंड एएस नाम सुना है क्या, इंड एएस का? पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते थे, नए वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब शॉर्ट में इंड एएस बोलते हैं। क्या इस बात का पता आपको? सीएफआर में पढ़ोगे आप ये वाली बातें। सीएफआर सब्जेक्ट आपका एक पेपर नंबर 17 के आसपास। ओके, तो हमने कहा भैया ये जो काम आते हैं, ये कहाँ काम आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में, पीएनएल अकाउंट बनाने में, बैलेंस शीट बनाने में, मर्जर, कंसोलिडेशन, लिक्विडेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद ली जाती है। ओके, वैसे ही बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चों जीएसीएपी होता है, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अब आपको कॉपी पेन साथ में रखना है। जैसे मैंने कहा भाई ये एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपको अपनी कॉपी में यहाँ एमसीक्यू लिख लेना है, अगर आपके पास ये नोट्स हैं तो। ठीक है, एमसीक्यू में बता के चलूंगा आपको कि भाई इसकी एक तो फुल फॉर्म एमसीक्यू है। बच्चों ये कहाँ यूज होते हैं इंडिया में? इंडिया में इसको पढ़ के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए। यूज कहाँ करते हैं? कॉस्ट शीट बनाने में, कॉस्ट को क्लासीफाई करने में, कॉस्ट को मेजर करने में, कॉस्ट को असाइन करने में इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का योगदान होता है। एक छोटी सी बात पूछूंगा आपसे, सभी बच्चे सुन रहे हैं ना मेरे को? बच्चों इंटर के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ते थे जॉब कॉस्ट शीट। सो मत जाना भाई, ठीक है ना? सो जाओगे तो देख लो, फिर ड्राइवर भी सो जाएगा। भाई लोगों एक बात बताओ, इंटर में एक चैप्टर पढ़ते थे जॉब कॉस्ट शीट, याद है क्या? बोलना जरूर है वरना सालों जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। ठीक है, सोना नहीं है बिल्कुल भी। जॉब कॉस्ट शीट एक चैप्टर पढ़ते थे। अच्छा, जॉब कॉस्ट शीट में आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है क्या? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखते थे, डायरेक्ट लेबर लिखते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस। बताओ बच्चों इन तीनों को जोड़ते थे, क्या लिखते थे? पीसी, प्राइम कॉस्ट। वेरी गुड। प्राइम कॉस्ट में बच्चों क्या जोड़ते थे? फैक्ट्री ओवरहेड, याद है? क्या निकलता था? फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करते थे बच्चों ऑफिस ओवरहेड, क्या निकलता था? सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जोड़ते थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, निकलती थी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम होता था कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर अपन प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते थे सेल्स। ये बच्चों थी नॉर्मल कॉस्ट शीट, नॉर्मल। इसमें है ना कोई नियम कानून कायदा नहीं लगता था, लेकिन कॉस्ट ऑडिट जब हम करेंगे ना, तब हम जो कॉस्ट शीट बनाएंगे तो 90% फॉर्मेट तो यही फॉलो करेंगे, लेकिन क्योंकि लीगलाइज वे में करनी है कॉस्ट ऑडिट, इसलिए हम इसका फॉर्मेट में थोड़ा चेंज करेंगे। जब अपन कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट बनाएंगे ना, और अपनी पूरी कॉस्ट ऑडिट है ना इसी कॉस्ट शीट पे घूमेगी। मतलब अभी जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, वो पूरा इसी पे स्टार्ट हुआ है। मतलब मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, लेबर के बारे में पढ़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में पढ़ेंगे, ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे, सेलिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा और चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। 24 मुद्दों को डील करेंगे हम इसके अंदर। तो कहने का मतलब है
कोस्ट ऑडिट के लिए बच्चों, इस सब्जेक्ट के लिए इंटर की कोस्टिंग का बार बार रेफरेंस लूंगा मैं, और फाइनल में एससीएम नाम का एक सब्जेक्ट होता है, एससीएम नाम का, कोस्टिंग स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके भी 3-4 क्वेश्चन का रेफरेंस लूंगा मैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं स्टार्टिंग में इस चैप्टर में 50 से 60 क्वेश्चन कराऊंगा, तो उस 50 से 60 क्वेश्चन में से 25-30 क्वेश्चन जो है ना बच्चों, 25 से 30 क्वेश्चन तो मैं कोस्टिंग वाले ही कराऊंगा, क्योंकि कोस्ट ऑडिट कोस्टिंग के डेटा की ही तो होगी। तो यहां पे आपका बेनिफिट मिल जाएगा कि जो आपने कोस्टिंग में पढ़ा हुआ है लगभग चीजें अपने को वही घुमा फिरा के लानी है। ठीक है, तो यहां पे अपने को ये चीजें अपने को इसलिए अपने ये कोस्ट ऑडिट पढ़ रहे हैं क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव ये है। फिर आगे चलते हैं जनाब, आगे चले तो हमने बोला भैया इंडिया में ये काम किसने किसको दिया। अब यहां से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं बच्चों। क्वेश्चन आता है, हु इश्यू कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, हाउ मेनी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इश्यूड टिल नाउ। ये कोई ऐसे भविष्यवाणी थोड़ी होती है, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आ गए हैं, 21 आ गया है, 22 नहीं, ये काम किसी को दिया गया है। किसको दिया गया है? भारत सरकार ने ये काम दिया बच्चों, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को ये काम दिया गया कि आप कोस्टिंग के नियम कानून सिद्धांत बनाइए। अब इंस्टीट्यूट के पास में भी तो बहुत सारे कमेटी डिवीजन डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसने क्या किया, एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, CASB, और अभी तक इसने 24 कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के तैयार कर दिए हैं। तो एक एमसीक्यू आता है बच्चों, यहां पे भी मैं एमसीक्यू लिख देता हूं, दिस इज द एमसीक्यू। अभी तक 24 आ चुके हैं और ये 24 किसने बनाए हैं? कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनाब, इसके अंदर बोर्ड में आदमी कौन कौन होते हैं, ऐसे कौन से महान लोग हैं जिनके पास में एक्स्ट्रा दिमाग है और वो ये कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सिद्धांत बनाते हैं। जैसे संविधान बनाया था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय भी तो बहुत लोग जुड़े होंगे। वैसे ही कोस्टिंग का भी तो संविधान ही है एक तरह से, ये इंडिया में कोस्टिंग का संविधान है, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो भैया इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे जो इस काम में हमारी मदद करेंगे, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में मदद करेंगे। तो देखो भाई, इस बोर्ड का जो चेयरमैन होगा, यहां से भी एमसीक्यू क्वेश्चन इंटर में बनता है, फाइनल में तो नहीं आता है। ये चेयरमैन होता है वो CMA इंस्टीट्यूट से ही होगा, लगभग काउंसिल मेंबर से होता है। जैसे एक बार बलविंदर सर हैं, अगर जानते हो आप, बलविंदर सर इसके चेयरमैन थे अभी पिछले दिनों, अभी मेरे को ध्यान नहीं है कौन है इसके। 6 मेंबर और होंगे, वो भी ICMA से होंगे इस बोर्ड के अंदर। कुछ लोग इसमें CBDT और CBIT, इनडायरेक्ट टैक्स वाले और डायरेक्ट टैक्स वाले भी होंगे। 2 आदमी कोई लीडिंग कंपनी के होंगे। 4 आदमी CAG, RBI, RDI, ट्राई, ये जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इनकी सहायता भी ली जाएगी। ICI इंस्टीट्यूट, कुछ CA भी होंगे इसमें, कुछ CS भी होंगे इसके अंदर, हमारी मदद करेंगे वो लोग। इंडस्ट्री एसोसिएशन होते हैं, CII, FICCI, ये नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो गूगल मार के देखना ये क्या होते हैं। ये इंडस्ट्री के कुछ एसोसिएशन होते हैं जो इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम चल रही है भारत सरकार के रूल रेगुलेशन की वजह से, या उसमें सुधार करने की गुंजाइश है, तो वो एक रिपोर्ट बना के भारत सरकार को देते हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में ये सुधार किए जाएं, होटल इंडस्ट्री में ये सुधार किए जाएं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये सुधार किए जाएं। तो उसके लिए एसोसिएशन बनती है। जैसे अभी किसानों का मसला चला हुआ था ना, तो किसान किसान संयुक्त मोर्चा था, भारतीय किसान यूनियन था, तो वो किसानों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाते हैं। वैसे ही ये जो एसोसिएशन होते हैं, ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इनके लोग भी लिए जाएंगे ताकि इनके हिसाब से रूल रेगुलेशन बने। भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सरकार का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बच्चों की तरीके से व्यवसाय को बढ़ाया जाए। हालांकि सरकार से बढ़ता नहीं है, उसकी पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है इंडिया की कि व्यापार एकदम से दुबई जैसा हो जाए, लेकिन सरकार का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि कैसे भी करके पॉलिसी मेकिंग ऐसे की जाए ताकि व्यापार ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाए। ओके, तो इसमें इतने सारे लोग होते हैं। ये इंटर में तो क्वेश्चन आता है इसका कंपोजिशन का, फाइनल लेवल पे इनका कंपोजिशन का। IIM के लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं, 4 प्रैक्टिसिंग CMA जो प्रैक्टिस करते हैं, जो लोगों की ऑडिट करते हैं, उनके लोग भी लिए जाएंगे कि उनको क्या क्या समस्या आ रही है। 2 कोई एक्सपर्ट लिए जाएंगे। इतने लोग मिला के ये बोर्ड बनता है। अब एक बात बताओ बच्चों, इतने लोग मिलके जब कानून कायदा बनाएंगे तो मेरे हिसाब से ठीक कानून ही बनेगा, उसमें अल्टरेशन करने की ज्यादा जरूरतें नहीं होंगी। यस और नो? यस सर। चलिए जनाब आगे चलते हैं। सर ऑब्जेक्टिव क्या है CASB का, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव आपको एक बार
गो थ्रू करके आना। आज का आपका होमवर्क है ये ऑब्जेक्टिव के बारे में आप घर पे आज पॉइंट पढ़ के आएंगे, और जो भी बच्चा है उसको ये प्रिंट करवा के लेके आएंगे ये चीज़ें। ऑब्जेक्टिव क्या है, गाइडलाइन इशू करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनेंगे, कैसे फॉलो होंगे, इक्विप प्रोफेशनल विद द बेटर गाइडलाइन ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑडिटिंग प्रैक्टिस। हम चाहेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना इतने अच्छे हो जाएं कि प्रैक्टिस करने में लोगों को थोड़ा सा सहूलियत हो, ताकि वो अच्छी प्रैक्टिस कर पाए, कुछ बेंचमार्क सेट कर पाए, इस बारे में बातचीत की जाएगी। तो ये आपको एक बार घर पे आपको पढ़ के आना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। फिर जो पॉइंट नंबर 6 है बच्चों, इसके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये एक एक करके मैं पूरे पढ़ाऊंगा, 24 के 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो अभी नेक्स्ट क्लास में जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 से शुरू करेंगे हम। तो आज का जो होमवर्क है वो पॉइंट नंबर 6 तक है आपका। पॉइंट नंबर 6 तक आप एक बार देख के आएंगे चीजों को, एक बार 2 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में। फिर कल से हम पढ़ेंगे जनाब पॉइंट नंबर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, और फिर अपन जैसे ही ये पॉइंट नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 से हम आपके साथ में स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आज क्या समझ में आया आप लोगों को? 6 पॉइंट हमने पढ़े हैं, और आपके पास में मैं फिर बता देता हूं, मेरे वाले नोट्स होने चाहिए। पेपर नंबर 19 का PDF जो अपना मॉड्यूल है वो होना चाहिए, और स्कैनर मैं आपको खुद दूंगा, मैं भी बना रहा हूँ अलग से एक, या तो वो या फिर वो सुचिता वाला है वो यूज कर लेंगे, तो दोनों एक जैसे ही हैं, जैसा भी आपको सही लगे वैसा यूज कर लेंगे। ये 3 चीजें आपके पास में होनी चाहिए। मॉड्यूल तो पक्का ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म होंगे ना उसके बाद हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, 30% क्वेश्चन जो मैंने वेटेज बताया था वो क्वेश्चन आंसर साथ में करके चलने वाले हैं। तो जवानों, आज की बातें समझ में आई कुछ? अलग से एक कॉपी लगा लेना, कल से क्वेश्चन आंसर लगभग स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। ओके, सो कॉस्ट ऑडिट का छोटा सा ही सब्जेक्ट है, प्रेम सा सब्जेक्ट है। तो आपसे मिलेंगे बच्चों कल की सभा में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय। हना जी, थैंक यू वेरी मच।